हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया बुक है जिसमें 7500 प्लस एमसीक्यू दिया गया है, उसका सेट नंबर रहेगा 62। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बारी बारी देखते हैं कि हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला इसमें कथन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है और ये कथन जो है सही है। भारत में हरित क्रांति के पिता एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है और विश्व में हरित क्रांति के पिता हैं नॉर्मन बोरलॉग। दूसरा हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति का प्रथम जो चरण था 1966 से 1981 तक चला, ये भी सही है। प्रथम चरण में कड़ाई से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, ये भी सही है। हरित क्रांति से चावल, दाल, गन्ना के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, यही गलत है। हरित क्रांति से केवल चावल और गेहूं में अधिक मात्रा में वृद्धि हुई थी, इसमें दाल और गन्ना या मोटे अनाज इसमें वृद्धि नहीं हुई थी। तो इसमें डी जो था कथन गलत था। हरित क्रांति शब्द कौन दिए थे? तो ये दिए थे विलियम गॉड और ये थे अमेरिका के। शुरू कहाँ से हुआ था? तो शुरू हुआ था मैक्सिको से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन परियोजनाएं लंभावित राज्य सही सुमिलित नहीं है? इसमें कह रहा है कि कौन सा परियोजना है और उससे कौन सा राज्य लंभावित है, यानी कि लाभ लेने वाला राज्य कौन सा है, तो उसे सही मिलाने इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखते हैं। टिहरी बांध जो परियोजना है ये उत्तराखंड में है, ये तो सही है। नागार्जुन सागर परियोजना कहेगा तो ये आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। तिलैया परियोजना ये बिहार में नहीं, ये लंभावित राज्य इससे हो जाएगा कौन सा? तो झारखंड, ये हो जाएगा झारखंड। तिलैया परियोजना ये बराकर नदी पे है, कहाँ पे? तो झारखंड में। तुलबुल परियोजना कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, यानी कि मिलान कौन सुमिलित नहीं है, तो इसमें से सी जो है सुमिलित नहीं है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पे है। तुलबुल परियोजना कहेगा तो झेलम नदी पे है और तिलैया परियोजना हो जाएगा बराकर नदी पे और ये झारखंड में है। कोसी परियोजना है बिहार में। 3 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी के सहायक कौन सी नदी नहीं है? तो गोदावरी की इसमें से सहायक नदी कौन नहीं है? तो कोयना। कोयना किसकी सहायक है? तो कृष्णा की सहायक नदी। ये किसकी सहायक नदी है? कोयना जो है ये कृष्णा नदी की सहायक है। बाकी इंद्रावती हो जाएगा, पेनगंगा हो जाएगा, बैनगंगा हो जाएगा, मंजीरा, ये सभी गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत में जो मुख्य तटीय सीमा की लंबाई है ये हो जाएगा 6100 किलोमीटर और कुल तटीय सीमा कितनी है? 7516 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है? 15200 किलोमीटर। 5 नंबर हो जाएगा। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये हो जाएगा उड़द। ऑप्शन हो जाएगा डी। चावल उगाने के लिए कितनी वर्षा की ज़रूरत होती है? 150 सेंटीमीटर और गेहूं के लिए 100 सेंटीमीटर। काली मृदा में सबसे अच्छा कहेगा कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कपास हो जाएगा। मृदा के उर्वरता को बढ़ाने के लिए दलहनी फसल लगाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर जो है कौन प्राप्त करता है? पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर जो प्राप्त करता है ये हो जाएगा कौन? तो ये हो जाएगा आपको सर्वहारी। ऑप्शन हो जाएगा बी। पारिस्थितिकी जो तंत्र है ये शब्द दिए थे एजी टांसले। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा महासागर। भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के पिता किसे बोलते हैं? रामदेव मिश्रा को। 7 नंबर है। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? तो इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे उसे बोलते हैं धारणीय कृषि। ऑप्शन हो जाएगा डी। कम भूमि में जो गहन कृषि होता है इसे सघन कृषि बोलते हैं। आत्मनिर्भर उत्पादन को बोलते हैं आत्मनिर्भर कृषि।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। जो शुद्ध वाटर है उसके संबंध में कौन सा कह रहा है विकल्प सत्य है। तो शुद्ध वाटर विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, केवल एसी धारा के लिए। और ये वोल्टेज को परिवर्तन करता है, यानी कि ऊंचे वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, निम्न वोल्टेज को ऊंचे वोल्टेज में ये परिवर्तन करता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चीनी यात्री संगीउन भारत में कब आया। चीनी यात्री संगीउन जो है भारत में कब आया। तो 518 ईस्वी में आया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। कब, 518 ईस्वी में। चीनी क्रांति कब हुआ था। चीनी क्रांति 1911 में हुआ था। चीन में गृह युद्ध कब हुआ। तो 1945 से लेकर 1949 तक हुआ था। 11 है, तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया। तुर्कान ए चहलगानी को कौन समाप्त किए थे। तो ये किए थे बलबन। और इसकी शुरुआत कौन की। तो इसकी शुरुआत किए थे इल्तुतमिश। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। एकता प्रथा की शुरुआत किसने किया था। तो ये था इल्तुतमिश। जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला का शासक कौन थी। तो ये थी रजिया सुल्तान। और ये इल्तुतमिश की क्या थी। तो बेटी थी। दिल्ली सल्तनत के कौन ऐसा शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। तो ये था फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। कौन सी प्रणाली से ये प्राप्त होती है। तो ये प्राप्ति होती है विंध्य पर्वत से। ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्य पर्वत। धारवाड़ के पठार कहेगा तो ये स्थित है कर्नाटक में। 13 नंबर हो जाएगा, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है। तो सबसे कम है किसकी। तो सबसे कम हो जाएगा जैन धर्म का। ऑप्शन हो जाएगा सी। जैन धर्म के संस्थापक हो जाएंगे ऋषभ देव। और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। सिख धर्म के संस्थापक हो जाएंगे गुरु नानक। ईसाई धर्म के हो जाएंगे ईसा मसीह। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। जय विकास को सर्वप्रथम समझाए थे कौन। तो लामार्क्स समझाए थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। उत्परिवर्तन के सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिए थे डी ब्रिज। आनुवांशिक के नियम की खोज किसने की। ग्रेगर मेंडल ने की थी। जीव विज्ञान के पिता किसे बोलते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। 15 हो जाएगा, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट जो स्याही है ये बनती है किससे। सिल्वर नाइट्रेट से। ऑप्शन हो जाएगा ए। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। 16 नंबर देखेंगे, 16 हो जाएगा, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई। तो ये हुई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था 1926 में। आगे हो जाएगा, अगला है 17 नंबर देखेंगे, अवशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया। तो ये लिया गया है कहाँ से। तो कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से ये लिया गया है। प्रस्तावना जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना के भाषा आपसे पूछेगा तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से और इसकी भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। गणतंत्र शब्द लिया गया है फ्रांस के क्रांति से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो ये किया गया है 36 बार। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, आर्य शब्द जो है ये किसे इंगित करता है। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। 19 है, कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है। जो कपास के रेशे है ये किससे प्राप्त होता है। ये प्राप्त होता है बीज से। तन्ने के उदाहरण हो जाएगा आलू और प्याज।
आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर है, कह रहा निम्नलिखित में कौन सही सुमिलित नहीं है। तो देखते हैं, प्रेरी जो है ये घास स्थल उत्तरी अमेरिका के है, ये तो सही है। पाम्पास हो जाएगा दक्षिण अमेरिका के। वेल्ड हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के। स्टेपीज कहेगा तो ये उत्तरी अफ्रीका के नहीं है। स्टेपीज हो जाएगा मध्य एशिया के। तो यही सही सुमिलित नहीं था, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक हो जाएगा महमूद गजनी। ऑप्शन हो जाएगा बी, कौन था, महमूद गजनी। वही आपसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था। तो ये था इल्तुतमिश, ये दिल्ली सल्तनत में था। दास वंश जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था। तो ये किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। राजधानी इसकी कहाँ थी, तो लाहौर। गुलामों का गुलाम किसे बोलते थे, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम बोला जाता है। 22 नंबर हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी। सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखे थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन हो जाएगा बी, बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक रखे थे। और पूरा कौन करवाए, तो इल्तुतमिश। सिजदा तथा पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की। तो ये किए थे बलबन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। तो देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के खोज जे थॉमसन किए थे। प्रोटॉन के किए थे गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन के खोज किए थे जेम्स चैडविक। मोसॉन के खोज रदरफोर्ड नहीं किए थे। मेसॉन के खोज रदरफोर्ड नहीं किए थे। मोसॉन के खोज किए थे युकावा। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किए थे। नाभिक के खोज रदरफोर्ड किए थे। 24 हो जाएगा, ठोस एरोसोल का उदाहरण है। ठोस एरोसोल के उदाहरण इसमें से हो जाएगा धुआं। ऑप्शन हो जाएगा डी। गैस में द्रव्य के मिश्रण कौन है। तो हो जाएगा कोहरा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को गिर जाने का अर्थ क्या होता है। राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का जो अर्थ है ये क्या होता है। तो ये राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। राज्यसभा में सत्ताधारी दल के बहुमत नहीं है, इसका अर्थ यही होता है, क्योंकि राज्यसभा में जो सरकार के द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का अर्थ यही होता है कि राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है जो कि कभी विघटित नहीं होता है, क्योंकि इसका जो 1/3 सदस्य है 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकता है। आगे देखेंगे, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत के कोरोमंडल तट पे सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर-नवंबर में। ऑप्शन हो जाएगा डी। रबी फसल की बुआई भी होती है अक्टूबर-नवंबर में। खरीफ फसल की बुआई कहेगा तो ये होता है जून-जुलाई में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। इधर युद्ध के नाम दिया गया है और इधर किसके कार्यकाल था, यानी कौन सा गवर्नर जनरल के कार्यकाल जो है उसे ये क्या करना है, तो सुमिलित करना है। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस समय किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल था। तो उस समय कहेगा तो उस समय थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जब हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय थे लॉर्ड हार्डिंग। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, ये किसके काल में हुआ था, तो ये लॉर्ड ऑकलैंड के काल में हुआ था। तो देख लेते हैं, तृतीय जो आंग्ल मैसूरी युद्ध हुआ था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कहेगा लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के काल में हुआ था।
पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ये हुआ था कब? 1767 से 69 हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 1769 के बीच हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कहेगा तो 1780 से 84 तक हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक हुआ था। आगे देखेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कहेगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था। और वही कह देगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1817-18 में। तृतीय आंग्ल जो मराठा युद्ध हुआ था 1817-18 में हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कहेगा तो 1839-42 में हुआ था। 1839 से 42 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। तो ये समुचित जो क्रियान्वयन है किस पे निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। ऑप्शन हो जाएगा ए। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। इसका उल्लेख भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद कहेगा तो 36 से 51 तक इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 37 में क्या है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 37 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कि कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है खुदाई खिदमतगारों को। ऑप्शन हो जाएगा सी। खुदाई खिदमतगारों की स्थापना जो था ये अब्दुल गफ्फार खान किए थे 1929-30 में। पहला विदेशी व्यक्ति जिसे भारत रत्न दिया गया था तो ये हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। कब दिया गया था? 1987 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है। तो देखते हैं सूची 1 में ये तत्व दिया गया है या खोजकर्ता का ये नाम है और इधर कौन खोज किए थे उसे मिलान करना है। रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। एक्सरे की खोज किए थे रोंटगन और चेचक के टीके की खोज किए थे एडवर्ड जेनर। मैडम क्यूरी इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 1903 में दिया गया है फिजिक्स यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में। 1911 में दिया गया है केमिस्ट्री यानी कि रसायन के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है। तो किसी राष्ट्रीय दल के दर्जा प्राप्त करने के लिए उनको आवश्यकता होगी कुल डाले गए वोटों का 6% या हो जाएगा 4% मत या 4 सीट। इसमें से हो जाएगा सभी। कुल जितना डाले गए वोट है उसका 6% होना चाहिए या 4% उसको मत मिलना चाहिए या 4 सीट उसका आना चाहिए तो उसे राष्ट्रीय दल के दर्जा प्राप्त हो जाएगा। इसमें से हो जाएगा सभी। निर्वाचन आयोग के जो स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 में हुआ था। 32 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुधा प्रबंध आदि ग्रंथ लिखा? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है राणा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो ये उल्लेख है अनुच्छेद 243 के ZD में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से सही है संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 110 में क्या है? तो धन विधेयक की परिभाषा इसमें दी गई है। और सब कथन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में किया गया है जो कि गलत है। भारतीय संविधान में जो बजट शब्द है इसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया है बल्कि 112 अनुच्छेद में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में उल्लेख किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय
राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की सहायता से करता है, जो कि गलत है। कोई भी विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करता है। धन विधेयक सरकार के कोई भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो ये गलत है, ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या जो था 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो ये किया गया था 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। जनगणना 1971 के आधार पर ये किया गया। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ था। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम राज्य की स्थापना की गई थी 1975 में। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। 36 देखते हैं, 36 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाले ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो संविधान बनाने वाला ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन हो जाएगा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसे मसौदा या प्रारूप समिति भी बोला गया और इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राव। जो कांग्रेस के 1919 में अमृतसर अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा युग में सुमिलित नहीं है। ये अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता है, तो ये तो सही है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त है, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति है, ये भी सही है। उच्च न्यायालय 226 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, इसका उल्लेख करता है, जो कि गलत है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 129 में। तो इसमें कह रहा है कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? कौन सा शब्द हो जो कि प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो ये हो जाएगा इसमें से लोक कल्याण, उसके बाद हो जाएगा संघीय। ये दोनों प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। प्रस्तावना में उल्लेखित हो जाएगा पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। तो कौन सा नहीं है? 2 और 3 नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा बी। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किए थे, जिसके द्वारा संविधान के द्वारा इसे अपनाया गया 22 जनवरी 1947 को, और उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर प्रस्तावना बना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? कह रहा है कि जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है, तब इसे क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं निबल घरेलू उत्पाद, यानी कि NDP बोलते हैं, निबल घरेलू उत्पाद इसे बोलते हैं। मुद्रा आपूर्ति गणना हेतु जो घटक है, ये हो जाएगा M1। ये सब क्या है? M1, M2, M3, M4, ये क्या है? तो ये सभी मुद्रा आपूर्ति गणना हेतु घटक है। M1 को बोला जाता है संकीर्ण मुद्रा और M3 और M4 को बोला जाता है व्यापक मुद्रा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सेबी के जो पूर्ण रूप है, ये हो जाएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन हो जाएगा सी। सेबी के गठन 1988 में किया गया था फेरवानी समिति के तहत। मुख्यालय हो जाएगा इसे मुंबई। वैधानिक दर्जा इसे कब मिला था? 1992 को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नांकित में से
किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? तो विश्व बैंक की उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को, यानी कि IDA को कहा जाता है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी और ये ब्रेटन वुड जो सम्मेलन 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन में इसकी स्थापना की नींव रखी गई थी, 45 में हुआ था। विश्व बैंक का दूसरा नाम कहेगा तो ये हो जाएगा पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, IBRD इसका दूसरा नाम है। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर में। 42 हो जाएगा। 42 में निम्न में से एक सुमिलित नहीं है, यानी कौन सुमिलित नहीं? तो देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट जो था ये किसके शासनकाल में आया था? पिट्स इंडिया एक्ट ये आया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो आया था डलहौजी के शासनकाल में आया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में नहीं आया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये लाए थे लिटन, लॉर्ड लिटन लाए थे 1878 में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या हुआ था? तो बंगाल के विभाजन हुआ था 1905 में। इल्बर्ट जो बिल है ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था 1883 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये लॉर्ड लिटन लाए थे 1878 में, जिसे 1882 में लॉर्ड रिपन ने समाप्त की थी। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1883 में पेश किया गया था। इसमें कौन सुमिलित नहीं था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति भी ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स अपनाए थे। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर हो जाएगा। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया? तो बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट जो था ये लाया गया था कब? 1891 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में जो पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में हुई थी। कार्यकाल था लॉर्ड मेयो का। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। 44 हो जाएगा। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे BD सावरकर। ऑप्शन हो जाएगा बी। अभिनव भारत के भी गठन किए थे BD सावरकर 1904 में। द रिवोल्ट के लेखक कौन हो जाएंगे? अशोक मेहता। द रिवोल्ट के लेखक अशोक मेहता हो जाएंगे। आगे हो जाएगा 45 है। निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग हो जाएगा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कहेगा कहाँ पे होता है? कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण होता है कहाँ पे? तो गोल्जी काय में ये होता है। पावर हाउस कोशिका के पावर हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस बोलते हैं। खोज किए थे अल्टमैन 1886 में और वही केंद्रक की खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो नींबू निचोड़ने की मशीन ये किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो ये द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है। मनुष्य के हाथ कहेगा तो ये हो जाएगा तृतीय वर्ग के उत्तोलक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 47 नंबर देखेंगे। 47 नंबर में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। जीवाणु विज्ञान के पिता की कौन है? तो जीवाणु विज्ञान के पिता हो जाएंगे लीमेनहॉक। सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन हो जाएंगे? सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता हो जाएंगे आपको लुई पाश्चर। आगे देखते हैं। आधुनिक आनुवंशिकी के पिता किसे बोलते हैं? आधुनिक आनुवंशिकी के पिता हो जाएंगे TH मॉर्गन। और प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता कहेगा तो एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर किए थे और रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था। आगे हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन है। कार्य का मात्रक होता है तो कार्य के मात्रक ये हो जाएगा जूल, किलोग्राम, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर और इसके बाद हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो उपयुक्त इसमें से सभी हो जाएगा। कार्य के मात्रक जो है इसमें से सभी हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता को बोला जाता है ऊर्जा।
कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं और कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन की पहचान करें। तो देखते हैं, जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म जो था आत्मावाद में विश्वास करता था लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता था, ये सही है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया था, जो कि गलत है। जैन धर्म जो अपना आध्यात्मिक विचार था खुद अपने पुस्तक या अपने स्वयं से ये विकसित किया था। न्याय दर्शन के संबंध कहेगा तो ये गौतम ऋषि से है। अनेकतावाद का संबंध जैन धर्म से है, ये भी सही है। 1 और 3 सही है तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर में क्या है? फिरोज शाह कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसे देखते हैं। तो देखते हैं बारी बारी, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बारी बारी कथन देखते हैं। वो भारत में नहरों के सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, ये तो सही है। उसने दीवान खैरात विभाग को स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ, स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, ये भी सही है। वह हक के सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, ये भी सही है। उसे अशोक के 2 स्तंभ को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें से फिरोज शाह तुगलक के बारे में सभी कथन सही था, ऑप्शन हो जाएगा डी। 1, 2, 3, 4 ये सभी सही है। फिरोज शाह तुगलक ये प्रथम दिल्ली सल्तनत के शासक था जिसने अपनी 2 बार राज्याभिषेक करवाया था और इसने ब्राह्मण पर भी कर लागू किया था। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव हैं, सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।